नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र सिंह और स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुजुर्गों के लिए बनाए गए विशेष कानून के बारे में, जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, अर्थात माता पिता एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए अधिनियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्वाइंट परिवार के विघटन के कारण उम्रदराज लोगों की समस्याओं में वृद्धि हुई है। बहुत से बुजुर्ग, जिनमें विधवाएं भी हैं, का ठीक से पालन पोषण नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को अकेला रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वह उनकी कोई आर्थिक सहायता भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत है कि इस प्रकार के बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत प्रावधान किया गया कि जो माता पिता अपना स्वयं के खर्चे से या अपने स्वयं की आमदनी से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों से अपने भरण पोषण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत दावा करके अपना भरण पोषण करवा सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया ज़्यादा लंबी और ज़्यादा खर्चीली है, इसलिए बुजुर्गों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। और बुजुर्गों के लिए किसी ऐसे कानून बनाए जाने की आवश्यकता थी जिसमें उनको त्वरित न्याय मिले, व उनका अच्छे से भरण पोषण हो पाए, व उनका जीवन व संपत्ति उनकी सुरक्षित हो पाए और उनका ठीक प्रकार से मेडिकल सहायता वगैरह भी मिल पाए। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए भारतीय संसद द्वारा साल 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम पारित किया गया। अब इस अधिनियम में क्या विशेषताएं हैं, वह बुजुर्गों के लिए क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, इन सब बातों को प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे। अब प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो जान लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अधिनियम को बनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे तंत्र का निर्माण करना है जिससे माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था ठीक से हो सके, व वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, व बुजुर्गों के जीवन और संपत्ति की पूर्ण रक्षा हो सके, व प्रत्येक जिले में वृद्ध निवासों की, जिसे हम ओल्ड एज होम कहते हैं, की स्थापना हो सके। अगला प्रश्न समझ लेते हैं। अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कौन कौन हकदार हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता, दादा दादी व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार है। अब ऐसे माता पिता में जैविक माता पिता, गोद व सौतेले माता पिता आते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कौन है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 60 साल या इससे ज़्यादा की हो चुकी है, वह वरिष्ठ नागरिक है। अगला प्रश्न है कि क्या ऐसे माता पिता जिनकी उम्र 60 साल नहीं हुई है, क्या वे भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपने बच्चों से अपने लालन पालन व खर्चे के लिए दावा कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के संदर्भ में बता दें कि इस अधिनियम में उम्र का 60 साल होने का प्रावधान केवल
सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग लोगों के लिए किया गया है। लेकिन कोई भी माता पिता चाहे वो 60 साल से कम उम्र का क्यों न हो, अपनी स्वयं की आमदनी से अपना खर्चा वहन करने में असमर्थ है, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने लालन पालन के लिए अपने बच्चों पर दावा कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की क्या परिभाषा है। तो भरण पोषण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, निवास व मेडिकल सुविधाओं को शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि क्या दादा दादी भी इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं? हाँ, दादा दादी भी इस अधिनियम के अंतर्गत दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दावा किसी नाबालिग के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, किस अधिकरण के समक्ष भरण पोषण का दावा दायर किया जा सकता है? तो भरण पोषण का दावा इस अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष ट्रिब्यूनल के सामने किया जा सकता है, जिसका अध्यक्ष उपमंडलाधीश SDM सब डिविजनल ऑफिसर को बनाया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या निसंतान बुजुर्ग भी इस अधिनियम के तहत दावा कर सकते हैं? हाँ, निसंतान बुजुर्ग भी इस अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के सामने अपने भरण पोषण का दावा कर सकता है। ऐसा दावा उन बच्चों या उन रिश्तेदारों के खिलाफ किया जाएगा जो ऐसे निसंतान बुजुर्ग दंपत्ति की देहांत के बाद उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, अर्थात नियम के अनुसार जिनके पास ऐसी संपत्ति जाएगी उनके खिलाफ निसंतान दंपत्ति भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भरण पोषण की कार्रवाई का दावा किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो भरण पोषण से संबंधित दावा ऐसे सब डिविजनल ऑफिसर, उप मंडलाधीश के पास किया जाएगा जहां पर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में निवास कर रहे हैं या पहले निवास किया था, या जहां पर संतान या उसके संबंधी निवास कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि इस अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के समक्ष माता पिता या बुजुर्गों के भरण पोषण के लिए दावा कौन कर सकेगा? तो इस ट्रिब्यूनल के समक्ष माता पिता स्वयं दावा कर सकते हैं, या कोई समाज सेवी संस्था जो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो वो ऐसे बुजुर्गों से संबंधित दावा कर सकती है, या ट्रिब्यूनल सुओ मोटो आधार पर भी किसी बुजुर्ग दंपत्ति या माता पिता के लिए भरण पोषण के दावे को शुरू कर सकता है। सुओ मोटो से अर्थ यह है कि जब न्यायालय को या ट्रिब्यूनल को लगे कि वास्तव में किसी बुजुर्ग माता पिता या बुजुर्ग दंपत्ति को इस प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता है, तो वह बिना कोई शिकायत प्राप्त करे स्वयं अपने विवेक से भी इस प्रकार का दावा प्रारंभ कर सकता है। भरण पोषण का दावा प्राप्त करने के बाद ट्रिब्यूनल किस प्रकार से कार्रवाई करता है? तो दावा प्राप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल संतान पक्ष को नोटिस जारी करता है, सुनवाई करता है, गवाही होती है, वह उसके पश्चात यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि किया गया दावा ठीक है तो वह आदेश पारित करता है कि बच्चे अपने बुजुर्गों को या अपने माता पिता को भरण पोषण की राशि दे। अगला प्रश्न है कि क्या CRPC की धारा 125 व इस ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों दावे एक साथ किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न के संदर्भ में व्यवस्था है कि कोई भी
बुजुर्ग दंपति या माता पिता केवल एक स्थान पर ही अपने भरण पोषण के लिए दावा कर सकता है। क्या भरण पोषण का आदेश पारित हो जाने के बाद उसकी पालना ना करने पर बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? हाँ, इस अधिनियम के अंतर्गत भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार ही बच्चों को कानून की प्रक्रिया ना करने पर 1 माह का कारावास हो सकता है। वह उनके खिलाफ वसूली के वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। इस अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए के भरण पोषण का आदेश किया जा सकता है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रिब्यूनल अधिकतम 10,000 रुपये मासिक भरण पोषण का आदेश जारी कर सकती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है? हाँ, यदि कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक या माता पिता ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आदेश से असंतुष्ट है तो वह आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या वरिष्ठ नागरिक हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफर की गई संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है? तो इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बुजुर्ग द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी संतान, जिसमें उसके बेटा बेटी पोता पोती शामिल है, या निसंतान दंपति की स्थिति में उसके नज़दीक किसी व्यक्ति के पक्ष में अगर संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया गया है और वह उस बुजुर्ग की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर रहा है तो अधिकरण ऐसे ट्रांसफ़र किए गए संपत्ति को कैंसिल कर सकता है और इस प्रकार की संपत्ति वापस बुजुर्ग के नाम हो सकती है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण इस अधिनियम के पारित होने के बाद का किया हुआ होना चाहिए, अर्थात 2007 के बाद यदि कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है तो वह निरस्त की जा सकती है। अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा संबंधी देखभाल के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में या सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में बेड अधिकाधिक उपलब्ध हो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में अलग से कतार लगाए जाने की व्यवस्था की जाए। क्या इस अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के निवास की भी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, इस अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के निवास के लिए शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ओल्ड एज होम भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्या है माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007। उम्मीद है यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस योजना या इस अधिनियम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। वीडियो को लाइक व शेयर करें, वीडियो पर कमेंट्स करें। मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे इस चैनल से और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।